उन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक बात को मैं पूरी दिल से मानने लगा हूँ, पहले नहीं था मानता था पर मानने लगा हूँ। सफल इंसान बनने के लिए पहले अच्छा और सच्चा इंसान बनना ज़रूरी है। वो जिसे हम किस्मत कहते हैं वो कुछ और नहीं, हमारे कर्मों से बदलती हमारी रेखाएं हैं। बस ऐसा ही दिन लाना है आप लोगों को कि मेरी यहाँ खड़े रहने की जगह ना हो। जैसा मैंने कहा था कि सभी इस बार के सिलेक्टेड लोग अब आपसे मिलने आएंगे और हम फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे लोग एक साथ आए हैं। मैं इन सब का एक एक करके इंट्रोडक्शन दूंगा, उससे बेहतर होगा कि ये सब इन अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने जर्नी के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, वो यहाँ तक कैसे आए हैं इस बारे में आपको बताएंगे। सो सक्सेस इज मैनी माउथ ऐसा कहा जाता है। सच बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपने संघर्ष से सेलिब्रिटी बनाया है। और जैसा मैंने कहा, न्यूज़ चैनल हों, सारी जगह हों, उन जगहों पर यदि आप इनको देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया उस पर, तो वहाँ तक आने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी लड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि अभी सोशल मीडिया पर दिखोगे तो बात की गारंटी नहीं है, और ऐसे दिखना चाहते हो तो अभी थोड़े दिन के लिए इससे दूर हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं हमारे बीच देवेश के पापा आए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सबके पेरेंट्स को मैं इनके माध्यम से ठीक अपनी आइए कृतज्ञता व्यक्त करूं। सच बात यह है कि आप लोगों को यहां तक लाकर, यहां तक मतलब दिल्ली आईएएस नहीं, इस सिस्टम तक लाकर जहां कोचिंग होती है, किताबें होती हैं, इन सब जगहों तक लाकर आधा काम ये लोग कर देते हैं। तो इनका संघर्ष इनके बराबर है, इनसे ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने इनको वो सुविधाएं दी, वो व्यवस्थाएं दी जिनसे इनका रास्ता थोड़ा सा आसान हुआ। मेहनत इनकी थी लेकिन रास्ता इन्होंने बना कर दिया। उस रास्ते में कुछ माइलस्टोन्स की तरह, कुछ क्या कहेंगे, एरोज की तरह हम खड़े हुए थे, टीचर्स जिन्होंने इनको सही और गलत का रास्ता दिखाया। तो हम आप सबके पेरेंट्स को अपनी तरफ से इसके माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है। लेकर आइए। आइए। तो हम शुरुआत करते हैं देवेश के साथ ही। देवेश ने फर्स्ट रैंक इस बार प्राप्त की है, इज द टॉपर। चलो आगे यहीं से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, आप आराम से। माइक आप देंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। और बहुत साल बाद क्लासरूम आ रहा हूँ और याद है वहाँ कहीं लास्ट में बैठा करते थे, ये टीवी नहीं हुआ करता था, प्रोजेक्टर्स हुआ करते थे सर, उस टाइम स्क्रीन थे। और आप सबको यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और अपनी जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो 2021 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था और तब से मैंने CGPSC की तैयारी स्टार्ट की थी। और उसके बाद से काफ़ी लंबा समय हो गया, 2025 आ गया, 4 साल का ये जर्नी रहा है। इस बीच फेलियर्स भी देखने को मिले, पर जैसे 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद 2023 में भी इंटरव्यू दिया, ये तीसरा इंटरव्यू रहा। जब रैंक पीछे आ रहे थे, पोस्ट अलॉट नहीं हो रहे थे, मन में लगता था कि कैसे जंप किया जाए। आपका रैंक 219 है, फिर 179 है, वहाँ से आप कैसे जंप करके टॉप 10 या टॉप 1 तक आए। तो वो मन में डाउट रहता था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट उस टाइम पे आपके टीचर्स का सपोर्ट, गाइडेंस, आपके पेरेंट्स का मार्गदर्शन बहुत काम आता है और वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप
जिस चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं वो आप पा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से मैंने सीखा कि अगर फेलियर्स हैं तो उससे कोप अप करिए, बहुत ज़्यादा निराश मत होइए कि यही फेलियर, अब यहाँ से पीछे चलेंगे, नहीं, पीछे कोई रास्ता नहीं, आप जहाँ पे आ गए हैं यहाँ पीछे कोई रास्ता नहीं बचा, आपको आगे ही बढ़ना है। उसके बाद अपने कोर्स करेक्शन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ अपनी गलतियाँ हुई है, गलतियों को ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अपनी गलतियों को ढूंढ सकता है वही उसमें सुधार कर सकता है। तो अपनी गलतियों को ढूंढे, कहाँ पर आपसे गलती हुई है, और फिर उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़िए। और बेस्ट विशेष है, वहाँ से निकले थे हम लोग तो यहाँ आए हैं आज काफ़ी टाइम बाद। आप लोग भी वहीं से आए, जहाँ से भी आए, सामने से आए, पीछे से आए, है ना बेस्ट विशेष आप सभी को। ठीक। मेरा नाम चंचल पैकरा है। मैं कारावेल सरगुजा ज़िले की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली आईएएस में पीसीएम बैच की स्टूडेंट हूँ। अब बहुत सारे चेहरे मेरे को दिख भी रहे हैं जो पीसीएम वाले हैं। मैं सितंबर 2022 में डीआईए ज्वाइन की थी और तब मेरे को कुछ आता नहीं था। मेरे को संभाग कितने हैं वो भी नहीं पता था, जिले कितने हैं वो भी नहीं पता था। लेकिन फिर मैं लगातार क्लास करती रही और जो पढ़ाते थे, जैसे जो टॉपिक पढ़ाते थे वो मैं पढ़ती थी, घर जाकर उसको रिवाइज करती थी और जो टेस्ट होता था उसको मैं हमेशा देती थी। और यहाँ से तो बुक वगैरह मिल जाते थे और कंडीशन तो बहुत अच्छा था नहीं, तो मैं बाहर से बुक वगैरह परचेज़ की नहीं थी। और जो क्वेश्चन बैंक होता है या अनसॉल्व्ड जो होता है वो मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर करके रखी रहती थी और फिर जो टॉपिक हो जाता था मैं उसको फिर घर जाके उससे क्वेश्चन सॉल्व करती थी और ऐसे मैं तैयारी करती गई। और सर लोगों का गाइडेंस तो हमेशा मिलते रहता है। जैसे क्लास में मेरा जो प्रिपरेशन है क्लास में ही हुआ है सबसे ज़्यादा। हम जब क्लास में रहते हैं तो सर लोग बीच बीच में हमको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, या फिर सर का तो मोटिवेशन हमेशा रहा है जितने भी सर हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब आप क्लास कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्लास जब ख़त्म हो जाता है या कोचिंग जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हम लोग कैसे पढ़े करके। ये मतलब अभी मेरा कोचिंग ख़त्म हो गया है तो फिर मैं जब पढ़ना स्टार्ट की थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था। तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पर हैं और अभी क्लास कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को क्लास के दौरान ही बहुत अच्छे से करने की कोशिश करिए। और क्लास करते टाइम अगर हम लोग डिसमोटिवेट होते हैं तो हर दिन सर लोग कुछ कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो मोटिवेट करता है हम लोगों को। और सर लोग खुद एक मोटिवेशन है, क्योंकि सर लोग एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, कभी कभी 3 क्लास लेते हैं। तो फिर मैं सोचती थी कि जब सर लोग 6 घंटे 9 घंटे पढ़ा सकते हैं तो मैं फिर उससे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ सकती। तो मैं ये सर लोगों से भी ये सीखी कि सर लोग जब हम लोग के लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते। और टेस्ट वगैरह तो बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग रेगुलर टेस्ट दिया करिए। यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं मतलब उससे एनालिसिस करना, अच्छा एनालिसिस का जो पावर होता है वो हम लोगों का बढ़ता है। और कंटिन्यू जब टेस्ट देते हैं, जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाता है उसके बाद यहाँ टेस्ट होता है, पढ़ने का स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि 2022 एंड से तैयारी शुरू की, अभी 2025 एंड में सिलेक्शन है। इट्स अ जर्नी ऑफ एग्जैक्ट 3 इयर्स यदि कहें तो। 2 साल आपको लगता है कोर्स पूरा करने में, 1 साल लगता है सीजीपीएससी की साइकिल में। सो दिस इज एज गुड एज फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जिस जगह से चंचल आई हैं और जिस स्ट्रगल को उन्होंने किया है आप समझ सकते हैं, तो वो अपने आप में एक मिसाल है। एकलव्या किसी की मदद कर पाए, इससे बड़ी मेरी कोई दिल की खुशी नहीं हो सकती। एंड शी कमिंग फ्रॉम एकलव्या मेक हर मोर नियर टू माई हार्ट। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं आप लोग। तो पहले छोटी छोटी स्टोरी हम इनकी सुन लेते हैं सबकी, फिर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। अजय प्लीज।
मेरा नाम अजय सिंह परिहार है। मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ और 2016 मैंने सर के साथ कोचिंग में जुड़ गया था। 2016 में पहला प्री दिया था लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर 2017 में भी प्री निकल गया था लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद सर 2018 में प्री ही नहीं निकला। उसके बाद फिर 2019 में प्री निकला लेकिन मेंस फेल हो गया। 2020 प्री निकला फिर मेंस फेल हो गया। 2021 प्री नहीं निकला। फिर 2022 फिर प्री निकला, मेंस फेल हो गया। 2023 में प्री निकला, मेंस भी निकला। अब सोचा इतने साल बाद अब मेंस निकला, अब तो नौकरी हो गया। लेकिन फिर 194 रैंक आया, तो यूआर कैटेगरी से हूँ तो नहीं हो पाया उसमें चयन मेरा। फिर थोड़ा कुछ दिन तक मैं टूट गया था कि अब नहीं करूँगा तैयारी यार, अब इतना टाइम हो गया है। सब बोलते थे सब्र का फल मीठा होता है। मैं बोलता था लगता है मेरे टाइम फल ही खत्म हो गया भगवान का। मेरे को लगता था भगवान मेरा पेड़ ही काट दिए फल का। उसके बाद फिर संभाला अपने आप को। फिर 2024 में प्री दिया और फिर अभी आप लोग सामने बैठता हूँ, 50वां रैंक है। तो और इसके बाद मेरी किस्मत भी थोड़ी सी साथ नहीं दे। व्यापम को बता रहा हूँ उससे थोड़ा स्टोरी। लेबर इंस्पेक्टर वर्ष 2018 में हुआ था, उसमें मेरा पूरे स्टेट में 10वां रैंक था। लेकिन जनरल की पोस्ट 6 थी, उसमें भी वेटिंग 9वां तक क्लियर हो गया था, मेरा नहीं क्लियर हुआ। जबकि दोनों का नंबर सेम था, उसकी उम्र मात्र 15 दिन मेरे से ज़्यादा थी। उसके बाद 2019 में पटवारी का पेपर दिया तो मेरा 5वां रैंक आया। तो जनरल की पोस्ट 3 थी, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद पटवारी 2022 दिया, उस टाइम जनरल की पोस्ट 60 थी। मैं बोला अब तो भाई बन जाएगा। अब मेरा रैंक आ गया 10, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं बोला व्यापम नहीं करते हैं, पीएससी करते हैं। तो 2 साल तैयारी किया और मैं और कहीं गया ही नहीं हूँ सर के अलावा। मैं कंप्लीट दिल्ली आईएएस का प्रोडक्ट हूँ और कहीं मेरे को जाना भी नहीं है। अब फिर 2022 में सर के साथ यहाँ जुड़ भी गया, जॉब भी कर रहा हूँ। तो हम लोग प्री का टेस्ट सीरीज़, मेंस का टेस्ट सीरीज़ हम ही लोग बनाते हैं। सब सेलेक्टेड हैं, सब प्री देते हैं, मेंस निकालते हैं। कई लोग इंटरव्यू दिए हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे बेस्ट टेस्ट मेंस का हो चाहे प्री का हो, वो दिल्ली आईएएस में होता है और कहीं बन ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता, है ना। और सर से अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता। तो दिल्ली आईएएस बेस्ट है, उससे कुछ बेस्ट नहीं है अच्छा के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मेरी ये जर्नी है। हेलो हेलो। देखो, अजय की कहानी में विशेष ये है कि इसकी स्ट्रगल तो आपने देखी। स्ट्रगल हम सबका है अपना अपना, मैंने भी कुछ गुजारा है, आप लोग भी कर रहे हैं, पर इसका सही में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। और लास्ट ईयर का मुझे याद है इसका रोता हुआ चेहरा। और मैं जनरली बहुत इमोशनल होता नहीं हूँ, लेकिन बाय सीइंग दिस कि यार इतनी भी क्या टेस्ट लेना भगवान द्वारा। बहुत सारे अच्छा, और मौका क्या होता है कि इन्हीं के बगल में किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अब मुझे दोनों देखना है, जिसका हुआ है उसकी खुशी भी मनानी है, और जिसका नहीं हुआ उसके साथ मैं ये भी नहीं दिखा सकता कि मैं खुश नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं दिखा सकता कि मैं दुखी नहीं हूँ। तो ये बड़ा डाइसी स्टेट होता है। लेकिन जिसकी पीड़ा होती है उसी को पता होती है, उसका दर्द कोई और महसूस नहीं कर सकता। ये अजय हमारे साथ लगभग 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, काम कर रहे हैं लगातार। और जो जैसा बताया कि टेस्ट सीरीज, तो मैंने कहा कि मैं सब जगह नहीं हो सकता, पर जो लोग हैं अब मेरी छाया जैसे ही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, और इनकी क्वालिटी पर मैं डाउट नहीं कर सकता। इसलिए कभी ऐसा सवाल आता भी है हमारे टेस्ट सीरीज में, आप लोग कभी कुछ बोलें तो मैं बोलता हूं कि यार दे आर द बेस्ट पॉसिबल पीपल हु आर डूइंग दिस, बिकॉज आई एम द वन। शायद मैं इस काम को बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा, मैं भी शायद ऐसा ना बना पाऊं। सो यू आर इन द बेस्ट हैंड व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज, एंड ही इज द वन हु लीड अलॉन्ग विथ अनिर्बन इज हियर एंड फ्यू पीपल जो लीड करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज और इस प्रोग्राम को। हम कंटेंट बोलते हैं, बट दैट इज डेडिकेटेड टीम फॉर टेस्ट सीरीज, एंड ही इज वन ऑफ द जैम फ्रॉम देयर। अब फिर से मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुश इसलिए कि इसका हो गया है, दुखी इसलिए कि अब ये चला जाएगा। ठीक है। लेकिन एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई बिलीव दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु डिजर्व दिस, हु नीड दिस, कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले और वो लगातार पढ़ें। और जो अफेक्शन है वो सबके साथ रहता है, जो लगातार पास रहते हैं उनके पास ज़्यादा रहता है। ये 4 उन्हीं में से एक है। प्लीज़ अब आप बताओ।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक सिंह मंडावी है। मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2021 से इंजीनियरिंग पास आउट किया है। उसके बाद मैंने अपनी पीएससी की जर्नी स्टार्ट की 2022 से। मैंने दिल्ली आईएएस एकेडमी से ही कोचिंग किया है और 2022 से 2024 तक मैंने कोचिंग की है दिल्ली आईएएस एकेडमी से, प्री और मेंस बोथ अलग अलग। मैं वहाँ बैठता था पिलर के पास। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और मेरा ये तीसरा साल है। पहले साल में मेरा प्री नहीं निकला था। दूसरे साल में मुझे स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था। इसके बाद मैंने अभी जो 2 महीने पहले एडीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी उसे भी दिया था। मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मैं नहीं हो पाया। और अभी मेरा डिप्टी कलेक्टर पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बस बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और फेलियर क्या है, सबके लाइफ में आता है। मेरा भी जब असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम में जब नहीं हुआ था तो मैं भी बहुत उदास था कि मैंने क्लास टू का पोस्ट जो है मिस कर दिया, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। और अब पता चला कि क्यों नहीं हुआ था। शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोचा था, इसलिए शायद नहीं हुआ था। इसलिए बस लगे रहिए और पढ़िए अच्छे से। देखो, मयंक के कंसर्न में जो मैं कह सकता हूँ ना, इनकी जर्नी भी जैसा हमने बताया यदि 22 से 24 है तो ही इज़ ऑल्सो वन। जैसे हमने कहा हमारे पास स्ट्रगल के एग्जाम्पल्स भी हैं, हमारे पास सक्सेस के एग्जाम्पल भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनका स्ट्रगल नहीं है, बस भगवान ने सबका टेस्ट तय करके रखा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ठीक, यदि 22 से 24 कोई लगातार पढ़कर सिलेक्ट हो रहा है तो अगेन अटेम्प्ट्स ओनली। अब ये है कि हमारे यहाँ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं तो किसी को लगता है अभी 6 महीने तैयारी हुई है तब भी दे लेते हैं, और इस ढंग से अटेम्प्ट्स की संख्या ज़्यादा होती है। आपने डेडिकेटेड अटेम्प्ट जो दिया वो तभी होगा जब आप एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं। ठीक, और जैसा उसने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यदि उसमें डायरेक्टर में हो जाता, हो सकता है इतनी लगन के साथ यहाँ नहीं करते। तो ये डिप्टी कलेक्टर बनना इनके नसीब में था, तो किसी के नसीब का कोई ले नहीं सकता। ठीक है, तो yes, he got selected on डिप्टी कलेक्टर पोस्ट। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ लोग शायद मेरे को पहले से जानते होंगे। पिछले साल भी मैं यहाँ आया था। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2017 से बोलूँगा। मैं 2014 में 12वीं पास आउट हूँ। 2017 में मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है, साई कॉलेज अंबिकापुर से। फिर मैं सोचा कि 2 साल जाके देख लेता हूँ, साथ साथ में तैयारी भी करूँगा और तैयारी के साथ साथ पढ़ाई भी करूँगा, ऐसा सोचा था। लेकिन मैं आया एक दिन के लिए, यहाँ कॉलेज वॉलेज घूमा, कुछ समझ में नहीं आया। एक ऑटो वाला मेरे को घुमाया, बहुत घुमाया। उसके बाद मेरे को याद है आज भी, व्यापार विहार में एक गार्डन है, वहाँ पे मेरे को चाकू दिखा के बोला कि तू मेरे को पैसा जितना रखा है सब वापस दे। तो मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे लगा कि नहीं, मेरे को बिलासपुर में नहीं रहना है, और मैं चला गया चुपचाप वापस। फिर मैं एमएससी ज्वाइन किया मैथ से, पीजी कॉलेज अंबिकापुर से 2 साल एमएससी किया। फिर लगा कि बीएससी एमएससी करने से क्या होता है, कुछ होना जाना है नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 2019 में वापस मैं यहाँ बिलासपुर में कोचिंग करने के लिए आया। कोचिंग स्टार्ट किया, ये 2-3 महीना हुआ, कोविड लग गया। उस साल प्रीलिम्स की तैयारी हो गई थी, मेंस कुछ भी नहीं पता था। इवन मेरे को ऐसा था कि मेरे को मेंस के सब्जेक्ट के नाम तक नहीं पता थे। फिलॉसफी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, जानता भी नहीं था, क्योंकि उतना पीएससी में ये सब सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं पता था पहले। फिर कोविड आया, प्रीलिम्स में उसके पिछले साल मतलब 2018 पीएससी में लगभग 120 कट ऑफ गया था। तो मेरा उस साल 128 नंबर आया और मैं 2 नंबर के लिए रह गया, लगभग 2 से 3 नंबर के लिए रह गया। 132 कट ऑफ चला गया था। अगर मैं अटेम्प्ट कर देता तो शायद हो जाता प्रीलिम्स में ना। 2019 में कोविड आया, बिस्तर बोरिया उठा के घर चला गया। कोविड में वैसे भी पढ़ना वढ़ना सारा कॉपी किताब यहीं था, बुक्स यहीं था। लेकिन 2020 वापस से मेरे को तब पटका जब मेरा 128 से सीधे उतर गया नंबर प्रीलिम्स में 90। 2019 के बाद 2020 पीएससी का। तो मेरे को खुद पे डाउट होने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो 2021 में मैं फिर से वापस 3 महीने के लिए फिर आया। 2021 का प्रीलिम्स दिया। 2021 का प्रीलिम्स में जनरल 74 नंबर लाना, उसको हालत ख़राब हो गया था। और मेरे को याद है वो डेट 8 मार्च 2022 8 मार्च महिला दिवस के दिन रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, मेरा लिस्ट में नाम था।
तो फिर मैं मेंस वहीं घर से तैयारी किया, मेंस अंबिकापुर में दिया, मेंस भी क्लियर हो गया 22 अगस्त, क्योंकि डेट मेरे को याद था थोड़ा। कभी कोई कोई चीज़ पहली बार होता है तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, तो वो डेट्स याद रह जाते हैं। 22 अगस्त को रिजल्ट आया था, मेरा 27 सितंबर को इंटरव्यू था, और उस टाइम से फिर गाइडेंस जो मिलने लगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। उस साल मेरे को इंटरव्यू में 101 नंबर मिले थे, 150 नंबर का होता था। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग का रिजल्ट रुक गया 2021 का। हम लोग का जो रिजल्ट 30 सितंबर को आना था वो रिजल्ट आया है 11 मई को। 11 मई को 2 रिजल्ट आए। सुबह शाम को 7:30 बजे 2022 पीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गया, और रात को 10:30 बजे पीएससी इंटरव्यू 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें मेरा 116 रैंक आया। 170 पद थे तो नहीं मिला, कोई भी पद नहीं मिला। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ कि खुश हूँ कि 1 महीना में मेरा मेंस है या मेरा पिछले साल का रिजल्ट खराब हो गया। 2022 का मेंस दिया, 2022 में फिर से मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। इस साल मेरे मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर थे, 776 नंबर था, और इंटरव्यू में इस बार मेरे को 150 में 60 नंबर मिला। वापस से 211 पद थे, मेरा आया 150 रैंक, इंटरव्यू में कम जो था। तो फिर से मैं उतर गया, कुछ पोस्ट नहीं मिला 2022। फिर मेरे को समझ में आया कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए क्या, एक बार बिलासपुर वापस से जाके देखता हूँ। फिर मैं 2022 रिजल्ट के बाद डेडिकेटेड रूप से रायपुर ये बिलासपुर आया। उस टाइम पे फिर सर से थोड़ा धीरे धीरे जुड़ा था, एकेडमी से जुड़ा था धीरे धीरे, साथ साथ में अपनी कॉपीज़ को दिखाना, ये सब चीज़ करने लगा। फिर 23 पीएससी प्रीलिम्स दिया, हो गया, मेंस दिया, हो गया, इंटरव्यू दिया। पिछले साल मेरा 90 रैंक आया था और मेरे को स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग मिली थी। मैं भी जैसे अजय सर कंटेंट में काम करते हैं, मैं भी कंटेंट में ही काम करता था। आपकी कॉपीज़ चेक करना या क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना, ये सब चीज़ यहाँ मैं किया हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रीलिम्स में क्या बारीकी होती है, मेंस के राइटिंग में कैसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन का क्या बेनिफिट होता है, वो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल सीखा, बहुत ज़्यादा डिटेल। मतलब सर भी सामने से हम लोग को मॉनिटर करते थे, जो चीज़ें कमी है हमें बताते थे, वो सब चीज़ें कि कहाँ पे अपने आंसर को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब चीज़ बताए। मैं बहुत खुशी से एक बात बताना चाहता हूँ। मयंक सर मेरे रूममेट हैं, हम लोग दोनों सेम ऑफिस में हैं। मेरा सर्कल 1 है, इनका सर्कल 5 है। हम लोग का बस हम लोग के इंचार्ज अलग अलग हैं। अभी करंटली कुछ टाइम पहले इंटरव्यू मेरा 12 तारीख को था, इनका भी 12 तारीख को था। संयोग ऐसा हम लोग दोनों रूममेट हैं, दोनों सेम ऑफिस में हैं। हम लोग दोनों का प्रीलिम्स एक ही कॉलेज में होता, मेंस में हम लोग आगे पीछे बैठे थे। इंटरव्यू एक ही दिन था। इनको डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला। इस साल मेरा रैंक 14 है और मेरे को डीएसपी का पोस्ट मिला। तो जर्नी छोटी तो नहीं बोलूँगा, 6 से 7 साल लगे, जिसमें 2 प्रीलिम्स नहीं निकला, 2 बार पोस्ट नहीं मिले, 2 बार पोस्ट लिया। मतलब ये जर्नी बहुत बड़ी है। लेकिन अपने आप को मैं अभी 2 दिन पहले देखता हूँ तो मैं अभी भी वही पंकज हूँ जो पहले था। मतलब ये है कि मैं पर्सनालिटी वही रहूँगा, ये चीज़ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं फील किया हूँ कि रिजेक्शन भी देखा और सिलेक्शन भी देखा। इस बीच में 2 व्यापम के भी एग्ज़ाम दिया हूँ। जैसे पटवारी में, सरगुजा जिले से आता हूँ, तो पटवारी में एग्ज़ाम दिया था तो मेरा रैंक 4 आया था। 3 पोस्ट थे जनरल के, वहाँ पहला वेटिंग नहीं क्लियर हुआ वहाँ भी। ऐसे ही मैं मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे पद कम थे, मेरा 120 रैंक आया था पूरे छत्तीसगढ़ में। तो एक व्यापम साइड भी सोच था, लेकिन सोचा कि नहीं, पीएससी साइड ही ज़्यादा फोकस है। तो अपने आप में वो भरोसा धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अब जब आप रिजल्ट अपने आप का देखने लगते हो। तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा सर, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोलने का आदत है, सॉरी। नहीं, आपने अपनी जर्नी बताई और वो जर्नी सबके लिए इंस्पायरिंग है, और विशेष तौर पे तब जब आप लगातार जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ सिलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। ये सच है कि आप काम से सीखोगे, है ना। इसी से कल जब पोस्ट आ गई हैं तो ओरिजिनल रिजल्ट्स हमने फ़िल्टर किए हैं। मेरे ख्याल से टोटल 249 सीट्स इस बार, 46 थी इस बार। तो ये हमारा अब तक का शायद सबसे अच्छा रिजल्ट है, जो हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। कि मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किनको हमने क्लासरूम में गाइड किया और किनने हमसे टेस्ट सीरीज़ या बाकी गाइडेंस लिया, और उसको ये बार बार पिछले 5 सालों से लगातार, जब से इंटरव्यू शुरू हुए हैं, उसके पहले तो इंटरव्यू ऐसे होते नहीं थे, कुछ ही लोग लेते थे,
तो मैंने ये बार बार कहा है कि हम ये क्लियर रखें कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से कितने हैं और कितने लोग बाकी प्रोग्राम से हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत पैसिमिज्म आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर रहता है कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से होता है। एक नज़रिया ये भी हो सकता है देखने का कि इतने सारे लोग पढ़ते हैं तो और कहाँ से होगा। एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि पढ़ते तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कह रहा हूँ कि कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। यू पीपल आर इन सेफ हैंड्स, और यदि आप इन लोगों की तरह मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। यदि 247 में से 150 लोगों के करीब सिलेक्ट हो सकते हैं एक में, उसमें से मान लीजिए 80 लोग ऐसे हैं, तो 80 लोग बहुत होते हैं 240 में। इट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 फ्रॉम द क्लासरूम। यानी आप सबकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की कितनी हो गई? 1/3। तो आपको फिर उसको देखो पॉजिटिव नज़रिए से कैसे देखना है कि आप में से हर कोई यदि 3 लोगों को अलग कर देगा तो फिर आप सिलेक्शन में आ सकते हैं, द वे यू वांट टू सी इट। तो पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। व्हाट इज योर हैंड, दैट इज के हाथ में। पढ़ना है तो पढ़ाई करो, सिस्टम बदलने की बात है तो सिस्टम का हिस्सा बनो, फिर सिस्टम बदलने की कोशिश करो। बी इन द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम, डोंट क्रिटिसाइज द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम। दैट इज द वे टू लिव योर लाइफ। ठीक है, अब साक्षी आपसे बात करें और अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएं, प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सताक्षी पांडे, मेरा रैंक इस बार मेरी 6 आई है, और मैं ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली आईएएस में 2022 अप्रैल में मैंने एडमिशन लिया था फुल रेगुलर बैच में, प्रीलिम और मेंस में। पर उसके बाद ऐसा हो गया था कि मैं कुछ दिन ऑफलाइन क्लास आई। उस टाइम पे क्लास यहाँ नहीं लगती थी, गांधी चौक वाले सेंटर पे लगती थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को ऑनलाइन रखा, तो मैं दिल्ली आईएएस से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी और अपनी क्लासेस कंप्लीट की। पर लगातार 3 अटेम्प्ट्स में मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, तो कंटिन्यूअस मुझे प्रीलिम्स में फेलियर देखने को मिला। फिर इस बार 4th अटेम्प्ट में मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। जो भी मेरे जहाँ पे भी सेटबैक हो रहा था कि जो चीज़ नई डिमांड फुलफिल हो पा रही थी एग्ज़ाम की, मैंने उस पर काम किया। और फिर फाइनली इस बार मेरा प्रीलिम्स भी निकला और मेरा फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू रहा, और फाइनली अपने कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद मुझे ये रैंक मिली है। तो आप सबके लिए भी यही मैसेज है कि अपने ऊपर फेथ रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरा, हमेशा कंसिस्टेंट रह के अपने ऊपर वर्क करना है, और किसी का सिलेक्शन आगे होगा, किसी का सिलेक्शन पीछे होगा, पर एक बार अगर आप इस जर्नी में हो और आप लग के पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो के रहेगा, ये गारंटीड है। तो बस ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। तो अब अच्छा, आप बार बार कुर्सी देख रहे हैं, ठीक है, चलिए चलिए प्लीज। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम साक्षी है और मैंने इस बार CGPSC में 16th रैंक अटेन की है और मुझे DSP का पोस्ट अलॉट हुआ है। सो मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई। मेरे जर्नी के कुछ लेसन्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि मैं हमेशा से, जैसे मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगता था कि सिर्फ नॉलेज अटेन करते जा रही थी, उसके बाद होता ये था कि मेरा प्रीलिम्स हमेशा निकल जाता था और कट ऑफ से 20-25 मार्क्स ऊपर से, बट मैं हमेशा मेंस में लैग कर रही थी। तो इस अटेम्प्ट में मैंने यही अपना सुधार किया कि आंसर राइटिंग स्किल्स जो है अपना इम्प्रूव किया। तो मेरा सजेशन आप सबके लिए यही रहेगा कि मेंस फोकस पढ़ाई करिए, प्रीलिम्स अपने आप निकलेगा और पोस्ट मेंस पढ़ने से ही मिलता है। हम सब देवेश सर और सताक्षी मैम, हम सब का टेलीग्राम में ग्रुप था, हम वहाँ पे आंसर राइटिंग करते थे इस मेंस से पहले, और हमारे ग्रुप में 5-6 लोग थे और ऑलमोस्ट श्रुति मैम भी थी, तो हम 4 तो यहीं पे हैं। उसमें 6-7 लोग थे हम ग्रुप में और 4 अभी हम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, एक दूसरे के साथ ग्रुप स्टडी जो बेनिफिशियल हो उस वैसा आप करते रहिए और टीचर्स का गाइडेंस लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बैठो आप। आ जाओ आ जाओ, ठीक है, चेयर का हो जाओ, बैठो बैठो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक, ये जो इन्होंने बात कही और देवेश इन्होंने भी कही है, मैं बार बार कहता हूँ, अपना पढ़ लेने के बाद 3 से 4 सेंसिबल लोगों का ग्रुप कैन डू वंडर्स फॉर यू, पर बहुत ज़्यादा हो गए तो कैन डू ब्लंडर्स फॉर यू। ठीक है, तो 3 से 4 सेंसिबल लोग जो जिम्मेदारी निभाकर साथ में पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। श्रुति आप प्लीज बैठ बैठ बैठ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है और मेरा रैंक 43 है। नायब तहसीलदार के लिए मेरे को अभी पोस्ट मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ कि 2 बार मैं स्टूडेंट रही हूँ दिल्ली आईएएस की। कोरोना के समय मैंने ऑनलाइन के बाद फिर से ऑफलाइन यहाँ पे मैंने आया था, मतलब यहाँ पे मैं आई थी और हम लोग नीचे वाले क्लास में रहते थे, मैं और देवेश। हम लोग लास्ट में बैठते थे और वहाँ से जब भी टॉपर्स ऐसे इंटरेक्शन करने के लिए आते थे तो हम हमेशा सोचते थे कि अरे यार वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैसा महसूस होता होगा वहाँ पे। और आज जब मैं ऐसे रियल इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ तो पहले तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, और उसके बाद ये सच में बहुत अच्छा महसूस है। और आप जब वहाँ से यहाँ आते हो और सर के साथ, मतलब सर को सिर्फ उसमें देखते थे हम लोग, तो ऐसा लगता था सर कितने अच्छे दिख रहे। तो कभी क्या सामने से, वैसे मैं सर से पहले भी मिली हूँ लेकिन मतलब क्या और मेरी जर्नी में ऐसा है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता था। फर्स्ट 3 प्रीलिम्स मेरे क्लियर ही नहीं हुए और उसमें तीसरा प्रीलिम्स ऐसा था कि 0.2 मार्क्स मेरा सी सेट रह गया था और बाकी जीएस से मैं 20 मार्क्स मतलब एक्स्ट्रा ही थे कट ऑफ से। उस रात मेरे को अच्छे से आता कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो रहा है, हम सेलिब्रेट करेंगे। हमने कुछ कुछ ऑर्डर भी करके रखा था, मैं मेरी रूम पार्टनर झरना है, वो उनका भी सिलेक्शन हुआ है अभी, मतलब कि आबकारी में। और तो फिर नहीं निकला मेरा, उस दिन रिजल्ट आया और बहुत ज़्यादा दुख, मतलब जब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि रिजल्ट नहीं आने वाला, बहुत दुख हो रहा था। और उसी रात मैं एक मतलब बताना चाहूँगी कि देवेश का एक रिजल्ट जो था शायद 179 रैंक था ना उसमें, हाँ 219 रैंक था, तो इनका वो वाला रिजल्ट भी नहीं आया, साथ में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ जो हम लोग। फिर हम लोग रात में बात करें, यार नींद नहीं आ रही है, ये कैसा लग रहा है, मतलब सोचे नहीं थे, ये भी अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स तो निकल रहा है, कंफर्म है। बट फिर ना हम लोग रात में बात कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, चलो अपना सुबह सुबह 4 बज गया और लगा कि चलो अब स्टेशन चलते, चाय पीते, अब तो नींद नहीं आने वाली। फिर ये और मैं मंगला चौक में मिले, हम स्टेशन गए घूमते घूमते कि चलो चाय पीते हैं, अब हो गया दुख। इनकी आंखें एकदम लाल, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत एक्सपेक्ट किया था और इनका राइटिंग मैं जानती हूँ, आंसर राइटिंग हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो ऐसा लगता था ये देवेश तो डिजर्व करता ही है। मतलब मैं तो इस बार भी श्योर थी कि टॉप 10 में ये आएंगे ही। उसके बाद फिर हम लोग सुबह, भूख लगी थी, रातों खाना नहीं खा पाए थे क्योंकि मतलब ऐसा था कि खिला ही नहीं रहा था, आंसू निकल रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। फिर सुबह हम बैठ के वहाँ पे एक आंटी थी, वो पूड़ी बना रही है, छोले बना रही है, हम पूड़ी छोले खा रहे हैं। हम बात कर रहे थे, यार हम लोग कितने निर्लज है ना, हम लोग वो सब चीजें एंजॉय करो। बट बात ये है कि पेट का सवाल था उस टाइम कि भूख लग रही थी तो हमने खाया। उसके बाद फिर उसके बाद मेरा प्रीलिम्स निकला। मतलब ये मुझे काफ़ी, मैं जब भी देवेश को देखती हूँ हम लोग वो दिन ज़रूर याद करते हैं और सोचते हैं कि अगर जब सिलेक्शन होगा ना तो एक बार ज़रूर वही पूड़ी छोले खाने जाएंगे, अब सक्सेस के साथ जाएंगे। और मे भी शायद अब हम कल जाएं, है ना देवेश। और फिर उसके बाद मेरा मेंस रहा, तो फिर मेंस के साथ मेरा क्या हुआ कि 4 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गया था लास्ट ईयर। 629 आया था, 633 में शायद कॉल था। फिर मैंने देखा कि मेरा पेपर 6 में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स था, मतलब सेकंड टॉपर जो मृन्मयी शुक्ला थी उनके जितना मार्क्स था। बट मेरा लैंग्वेज थोड़ा वीक है, मतलब ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने ना देखना, एनालाइज करना शुरू किया कि कहाँ पे कमी आ रही है। और पेपर 6 का कंट्रीब्यूशन मैं फुल्ली सौरभ सर को देना चाहूँगी, बिकॉज फिलॉसफी में मैंने जितना समझा है, और आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं दोनों मेंस में मैंने फिलॉसफी में इतना अच्छा, मतलब मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, मैं सिर्फ सर का नोट्स पढ़ती हूँ। उसको फिलॉसफी के लिए मैंने लास्ट में क्या किया, सर ने जब फिलॉसफी पढ़ा दिया
मैंने उसकी ना 5 पॉइंट्स के नोट्स निकाल मतलब कि बना के रख लिए कि ये 5 पॉइंट्स इसके सार है। लेकिन जब आपको सब सर क्लास में पढ़ाते हैं तो आप उसको एकदम ध्यान से सुनिए कि सांख्य क्या है। ये जैसे अभी एक बार एक क्वेश्चन आ गया था टेबुलर आसा, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सारे कोचिंग वालों को ये पता ही नहीं है कि टेबुलर आसा क्या है, और सर हमको इतने अच्छे से उस चीज़ को बताए थे उस चीज़ के लिए। तो अगर आप एक बार दर्शन के सारे नोट्स पढ़ते हैं तो आप इतना यकीन मानिए कि दर्शन ही नहीं सभी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन वहाँ नहीं छूटेगा। आप ज़रूर लिख के आओगे, लेकिन लास्ट में आप क्या करें, सर आपको पूरा एक वो दे देते हैं, आप 5 पॉइंट्स के ना उसमें सिनॉप्सिस जैसे निकाल लीजिए, ताकि जब आपको जो सेकेंड हाफ के लिए जब एग्ज़ाम होंगे तो आप वो 5 पॉइंट्स को पढ़ लें, ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो हमको स्पीड में लिखना रहता है, तो हमको ये पता रहे कि हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखनी है, और ताकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट तक नहीं लिख पाते। दूसरा मैं ये कहूँगी कि पेपर 4 के लिए कि उसको प्रैक्टिस करिए, पेपर 1 को प्रैक्टिस करिए। और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। इंटरव्यू में भी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि सर को मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से फॉलो किया था, हर चीज़ के लिए जो नोट्स आए थे उसको पहले। और इंटरव्यू में मैं वैसे एपेक्स बैंक में भी सिलेक्टेड हूँ, और मैंने व्यापम के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, तो अभी मेरी राजनांदगांव में पोस्टिंग है। और इंटरव्यू में भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो था, सर ने जो एक वॉइस नोट के थ्रू उसमें दिया था, मैंने उनको आंसर्स दिए, सर के ही आंसर मैंने चिपकाए हैं वहाँ पे वैसे तो नक्सलवाद से भी रिलेटेड था कि नक्सलवाद में क्या आप लगता है, तो सर का जो एक बालाघाट वाला बताए उनको लगा। और फिर एक और चीज़ था मजबूत नक्सल या मजबूर नक्सल, मैंने जब उनके सामने ये बोला तो भाई इंटरव्यू पैनल वालों का फेस ऐसा था, क्या बोल दिया तुमने ऐसा तो सर को फॉलो करिए, और प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सारे प्रिपरेशन को बस इंजॉय करना शुरू करिए। मैं बोलती हूँ अगर इंजॉय कर रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स फेल हो रहे हो ठीक है, आप मिलो दोस्तों के साथ, पूड़ी खाओ सब्जी खाओ, उसके बाद आप फिर दूसरे दिन लग जाओ कि यार पढ़ना है, नहीं हुआ हमारे में कोई कमी है, कमी को ढूंढिए, फिर आप पढ़िए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए। और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी मिस्टेक ये है कि मुझे इतना समय इसलिए लगा बिकॉज मैं सोर्सेज के पीछे भागती थी। मतलब मैंने एक्सेप्ट किया, हम जब टेलीग्राम चैनल्स में जुड़ते हैं या यूट्यूब में जुड़ते हैं तो ऐसा होता है कि अरे ये बुक के ये लाइन से ये क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं, इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं। वो बुक को पढ़ने में आपको 4-5 दिन लग जाएगा और वहाँ से आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ एक नोट्स फॉलो करिए, एकदम ट्रस्ट करिए, उस चीज़ को पढ़िए, और उस चीज़ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, और उस क्वेश्चन में कुछ अलग फैक्ट मिल रहा है तो उसको अपने उसी नोट्स में आप ऐड कर लीजिए, उसको रिवाइज करिए, और ये बस मान के चलिए इससे नहीं आएगा तो मुझसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन रहा है, यही फॉर्मूला। लेकिन हम जब स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं तो हमको लगता है नहीं हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। मत पढ़िए, एक ही नोट्स पे रहिए, फोकस रहिए, एंजॉय द प्रोसेस। काफ़ी अच्छी मतलब जब हम फेल होते हैं तो बहुत दुख लगता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैं बस सभी से यही आशा करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट, हमारा पूरा दिल्ली IAS, हर कोई, हर बच्चा यहाँ पर आए और अपनी जर्नी शेयर करे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। फॉर सच अ काइंड वर्ड। और मैंने तो कहा कि आप सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं लेकिन अब पहले से बदल गया हूं, तो अभी भी मुझे पसंद करना आप बैठो बैठो बेटा, 1 मिनट मैं बात कर लूं। एक्चुअली आई केम हियर ऑलमोस्ट 20 years बैक, और छत्तीसगढ़ महतारी का ठीक ठाक कर्ज है मेरे ऊपर। बिलासपुर का कर्ज तो मैं ऐसे चुका रहा हूँ शताक्षी है। मैंने आज ससुराल का कर्ज चुकाया है। एक्चुअली मेरा ससुराल दुर्ग भिलाई में है, और ये देखिए टॉपर दुर्ग भिलाई से हैं, साक्षी है, श्रुति है, आज तो शायद यशवंत जी भी आए हैं भिलाई से, आइए, ठीक है। तो I'm obliged आप आए, प्लीज प्लीज बैठिए, हैव अ सीट। तो ससुराल का कर्ज ठीक ठाक चुका है मैंने। अब मुझे लगता है कि विद्या मुझसे नाराज नहीं होंगी। कहाँ है विद्या? अच्छा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा था थोड़ा हंस भी लें, आप थोड़ा सीरियस हो रहे थे, वैसे उन्होंने काफी अच्छे से बात की। आइए हम शुरू, आप आइए जी प्लीज। हेलो, बैठो बैठो, आराम से बैठो, डोंट वरी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम महेश्वर कुमार है और मुझे राज्य कर निरीक्षक का पद अभी प्राप्त हुआ है।
मेरी जर्नी 2022 से स्टार्ट हुई है और 2023 में मैं दिल्ली आईएएस के साथ जुड़ा राजीव युवा उत्थान योजना के तहत, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद से मैं 2 साल सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर से तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी यह मेरा दूसरा इंटरव्यू था और पिछले बार कुछ अंकों से मैं चूक गया था पद पाने के लिए, लेकिन इस बार सीटीआई का पद प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखिए और निरंतरता बनाए रखें। साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए, रिटर्न प्रैक्टिस करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ने कहा कि देयर आर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हु आर डूइंग गुड, नो डाउट। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर हमने ये तय किया था, स्वतंत्र आइए आप। मैं बताना चाहूँगा ये हमारी रायपुर में दिल्ली आईएएस एकेडमी की फ्रेंचाइज आ जाइए और ये उनको चला रहे हैं। इन्होंने राजीव युवा उत्थान को जिस मतलब उस पर लिया, ऑलमोस्ट चैरिटी के बेस पर ये चला रहे हैं। दैट इज 3000 रुपीज़ अ ईयर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जैसे हम एकलव्या करते हैं यहाँ पर, द सेम काइंड ऑफ चैरिटी दे आर डूइंग इन दिल्ली आईएएस रायपुर। और दिल्ली आईएएस रायपुर में राजीव युवा उत्थान के बच्चों को अपनी जिम्मेदारी बनाकर पढ़ाते हुए ये रिजल्ट दिया है। इस बार अभी राजीव उत्थान में पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी होगी कवर्धा में हमने बालकों के साथ एक सीएसआर प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, आपके दोस्तों में जिनके पास फीस संसाधन कोई कमी है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वी आर रेडी टू डू एवरी बिट फॉर देम। एक साल में कोर्स टाइम पास जैसा हो सकता है, हम आपको 8 घंटे पढ़ाएंगे, आप पढ़ने तैयार रहो, हम पूरा कोर्स पूरा करवाएंगे। उप मुख्यमंत्री जी जो हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने कवर्धा में एक शुरू किया है, वहाँ के बच्चों को मौका मिला। इस समय वो लगभग 7 घंटे की क्लास कर रहे हैं और जो आपका कोर्स है वो लगभग 1 साल में होगा, जो लगभग मेंस का 2 साल का पीसीएम का कोर्स होता है। तो कोई भी देखो, आप फॉर्चुनेट हो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा जो वंचित रह जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बताएं कि ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड नाउ वी एज अ दिल्ली आईएएस एकेडमी विल एंटर देयर टू टीच ओनली। टू टीच ओनली मीन्स कि यदि गवर्नमेंट रिसोर्स यूज कर रही है तो वो रिसोर्स का आउटपुट मिलना चाहिए। पैसे तो सबको मिल रहे हैं, पर उसका आउटपुट मिलना चाहिए, बच्चों को सही ढंग से जो गाइडेंस है वो मिलना चाहिए। ठीक, स्वतंत्र जी यहाँ पर हैं, नवनीत जी 1 मिनट आएंगे, आइए आइए। ये नवनीत जी हैं, दे आर डूइंग वेरी हार्ड कि हम इन प्रोजेक्ट से जुड़कर कुछ बच्चों के लिए डिलीवर कर पाएं उन रिमोट एरियाज में जहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आप सिर्फ उनको ये बताइए अपने शहर में कि कुछ ऐसा होता है, आप पता करिए, एंट्रेंस दीजिए और टैलेंटेड हैं तो आपको मौका जरूर मिलेगा। ही इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट, इसलिए आई टुक 5 मिनट्स जस्ट टू टेल यू ऑल। नहीं होता है तो उस गवर्नमेंट अपने ढंग से कर रही है। दिल्ली आईएएस अपनी तरफ से एकलव्या करता है, उस एकलव्या में भी हम दिल्ली आईएएस बिलासपुर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे या कुछ डिस्काउंट उस पर पढ़ाएंगे। उस एकलव्या से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी बच्चा रिसोर्सेस के चक्कर में वंचित ना रहे, ये हम कहना चाहते हैं। और इतनी जिम्मेदारी हम सबकी है छत्तीसगढ़ मैदारी के लिए कि हम इतना करें। आप कल नौकरी में जाकर करें, हम इस लेवल पर करेंगे क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है? थैंक यू। प्लीज बेटा बैठो। चलो इसके बाद हम करते हैं, ठीक है? चल बैठो बैठो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सुमित कसरवानी है। आप में से बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। 2022 के पीएससी में 700 का पोस्ट मुझे मिला था और उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल बना, आज बहुत सारे सर मैम लोगों ने मेरे को बोला कि सर हम आपके उस चैनल से जुड़े थे। तो ये एक बहुत प्राउड वाला फीलिंग है मेरे को कि मैंने जो थोड़ा सा सोचा था कि कुछ लोग गाइड करेंगे, कुछ लोग को गाइड करूँगा, कुछ सफल होंगे, और आज सामने एग्जांपल देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अपने आप में। और इसके बाद थोड़ा सा जर्नी बताता हूँ मैं। 2020 से स्टार्ट किया था। 20 का प्रीलिम्स फेल, 21 का प्रीलिम्स फेल, 22 का प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला और 700 का पोस्ट मिला था। उस समय भी मैं यहाँ पर आया था और ये एक लाइन बोला था जो मेरा फेवरेट भी है, जिस दिन मेरा प्री निकलेगा उस दिन मेरा मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा और पोस्ट मिलेगा। यानी जिस दिन प्रीलिम्स निकला वहाँ पोस्ट मिलेगा, ये तय था।
और ये सिर्फ मैं इसलिए बोल पाता था क्योंकि मेंस मेरा पता है कि स्ट्रांग था, उसमें मेहनत किया था, टेस्ट सीरीज दिया था लगातार। प्रीलिम्स नहीं निकला फिर भी टेस्ट सीरीज दिया, दूसरी बार नहीं निकला फिर भी टेस्ट सीरीज दिया। क्यों दिया? क्योंकि जान रहा हूँ कि मेंस ही अल्टीमेट है। मैम ने भी अभी कहा कि प्रीलिम्स तैयारी अलग है, लेकिन मेंस का जब तैयार कर लेते हो ना तो प्रीलिम्स उसका आउटकम है। तो जिसका भी अगर दिक्कत हो रहा होगा, प्रीलिम्स 1-2 नंबर से निकल रहा है, 2 बार 3 बार नहीं निकल रहा है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप मेंस को बहुत स्ट्रांग कीजिए। मेंस जिस दिन आपका स्ट्रांग होगा, प्रीलिम्स आपको दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद फिर सर बन गए, सिलेक्शन हुआ तो सर बन गए। उसके बाद फिर जो सर से पैर में धक्का मिला प्रकृति के द्वारा, उसका ही परिणाम था कि आज फिर से मैं एक बार सर बन गया। ठीक है, 2023 का पीएससी दिया, उसमें 210 रैंक आया। मतलब मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरा कभी टॉप 100 से बाहर होगा। मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था। कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, इंसान है हो ही जाता है। तो वो जब होता है ना तो फिर नेचर फिर बताती है कि तुम क्या हो। वापस बेसिक पे आओ, फिर बेसिक पे काम किया, फिर से मैथ्स बनाना स्टार्ट किया, डेली लैंग्वेज डेली पढ़ा, जहाँ जहाँ कमी लगा उसको फिर से काम किया, और उसी का परिणाम है कि इस बार फिर से रैंक 21 के साथ सहायक संचालक समाज कल्याण का पोस्ट मिला है। तो मैं बस इतना एक बार कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप कौन हो क्या हो इसका मतलब नहीं होता है। अगर आपने मेहनत किया है तो बिल्कुल आप इतना मान के चलिए कि एक ना एक दिन प्रकृति आपको उसका वरदान देगी। आपके मेहनत का फल मिलेगा, इस बात का आप बिल्कुल गारंटी लेके चलिए। अपनी कमियों, एक लेटर भी मिला, चीट मिला, उसमें ये क्वेश्चन था कि सर आपने क्या क्या मिस्टेक किया था जिसको आपको बाद में रियलाइज हुआ। ठीक है, तो उसको मैं 2 मिनट डील कर देता हूँ। देखो, मिस्टेक ना सबसे पहले ये होता है कि हम लोग दूसरों की बात को मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि हम दूसरों की बात तो मानते नहीं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैथ्स आपको डेली बनाना है, चाहे आप भले इंजीनियर हो, लेकिन मैं यहाँ जानता हूँ कि सिर्फ 5% लोग डेली बनाएंगे मैथ्स। इसके बाद भी, प्राइम एग्जाम्पल होने के बाद भी 2023 का पीएससी नहीं निकला। क्यों? मैथ्स छोड़ दिया, नहीं बना रहा था। समय का भी थोड़ा दिक्कत होता है जॉब के साथ, बट छोड़ा। उसका परिणाम हुआ कि 23 पीएससी नहीं निकला, 200 के बाहर रैंक पकड़ा। 24 के लिए ऐसा बढ़ा कि मैथ्स मेरे को बनाना है, RS अग्रवाल बुक कई बार ख़त्म करना है, बयान बना लिया फिर भी बनाना है, डेली आधे घंटे का बनाना ही है, चाहे जो हो जाए। अगर मेरा किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है, कुछ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैथ्स बनाऊंगा, लैंग्वेज पढ़ूंगा, ये 2 चीज़ करना ही है। हम लोग जो साथ में तैयारी करते थे तो एक वर्ड हम लोग यूज करते थे, वोकअप गीता, शब्दकोश गीता हिंदी में। लैंग्वेज का हम लोगों ने एक छोटा सा गीता बना लिया था, अपना नोट्स, सेल्फ नोट्स। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो जैसे हिंदी है मान लीजिए, तो हिंदी में जितने सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं, हरदेव बिहारी, वासुदेव नंदन, विनय पाठक सर के बहुत सारे बुक्स, जैसे दिल्ली IAS अकेडमी की भी है, तो उसमें जो वोकेब हैं सब में अलग अलग वोकेब कुछ कुछ रहता है, उसको एक जगह पे नोट कर लो। आपके पास विलोम शब्द का 4 से 5 पेज में पूरा संसार आ जाएगा। वहाँ पर आप डेली 15 मिनट पढ़ोगे, आप एक बार देखे रहोगे ना तो आपको आंसर निकलते बन जाता है। पहली बार कोई वर्ड सुनोगे तो क्या आंसर लिखोगे। तो मेरा ये मानना था कि वो जो वोकेब गीता हमने बनाया था बहुत काम आया, और सबको अपना बनाना है, किसी का कोई कॉपी तो करेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी सब लोग और बताएंगे, इतना ही कह के मॉडी को आराम दूंगा। थैंक यू सो मच। सुमित ये इनिशिएटिव चला रहे हैं आंसर राइटिंग वगैरह से जुड़े, उन्होंने बताया है। आप लोग एक बार तैयारी करने के बाद ज़रूरी हो तो ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। प्लीज़ आइए सिद्धांत साहब। एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत दुबे है और अभी मुझे राज्य सेवा परीक्षा में DSP का पोस्ट मिला है। सबसे पहले तो मैं सौरभ सर और दिल्ली IAS अकेडमी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया, सम्मानित किया, और आज जो भी ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, ये सब माता पिता और हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। उसके बिना ये चीज़ें संभव नहीं हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ बैठे हैं हमारे टीचर्स, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के गाइडेंस से ये सारी चीज़ें आज हमें प्राप्त हुई हैं। थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है तैयारी का, और जो थोड़ा सा नौकरी का भी अनुभव है। अभी करेंटली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के पोस्ट में अभी पदस्थ था। कुछ महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ। आज आप यहाँ सब बैठे हैं और एक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम तैयारियों के बारे में तो ध्यान देते हैं, बहुत चीज़ों को सीखते हैं, हासिल करते हैं, ये है। एक और चीज़ है जो
आपको जॉब करने के बाद मतलब सरकारी नौकरी में जब आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समर्पण और एक सेवा का भाव आपके अंदर डिमांड करता है। अगर आप उस सेवा के भाव के साथ उस नौकरी पर नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे, तो फिर वहां जाकर के आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अपने काम के साथ फ्रस्ट्रेटेड रहें। तो साथ साथ तैयारी के डेफिनेटली आप यहाँ पर आए हैं तो उस विचारधारा के साथ तो आए ही हैं कि आपको सोसाइटी का सर्विस करना है, आप समाज के प्रति आपका एक समर्पण है, वो चीज़ें तो हैं ही। उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को, उन नैतिकताओं को मैं कहूँगा कि अपने साथ बना करके रखें, उन चीज़ों को और इनकलकेट करें बेहतर तरीके से, क्योंकि सर्विस में जाने के बाद वही चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करके रखेंगी आगे आपके मतलब और बेहतर काम करने के लिए और आपके लाइफ को भी उतना बढ़िया बना करके रखने के लिए। बाकी गाइडेंस की रिगार्डिंग तो बहुत कुछ यहाँ जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं उन्होंने आपसे बात किया। एक दो छोटी चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक मैंने ग्रुप में तैयारी किया था। ग्रुप में तैयारी करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। बहुत कुछ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा माइंड काम कर रहा होता है ग्रुप में। हमारे ग्रुप से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जैसे सर ने भी बताया कि ये लोग भी ग्रुप में तैयारी कर रहे थे, इस ग्रुप से भी सारे सिलेक्टेड हो गए। तो ये कहानी बहुत कॉमन है और बहुत जगह है, तो कहूँगा कि ग्रुप के साथ तैयारी कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आसपास देख लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी में कंसिस्टेंसी ब्रेक की है। अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करते जाएंगे तो जितना भी मतलब जो प्रॉब्लम आपके पास आएगा उस सब के आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे। इस रास्ते में तैयारी के आप थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते हैं तो फिर आपको और आगे दिखाई देता जाता है। इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप कंसिस्टेंसी को अपना ब्रेक ना करें। एक जैसे जो लोग, उन लोग के लिए मैं बात कहना चाहूँगा कि जो बहुत क्लोज रह गए हैं, अभी 200-250 ऐसा रैंक आ गया, जो बहुत क्लोज रहे और पोस्ट किसी प्रकार का नहीं मिल पाया, उन लोग के लिए एक बात कहूँगा। पिछले साल मेंस में जब रिजल्ट आया था, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस साल। मैं भी था कि यार थोड़ा बहुत इंटरव्यू में और मिल जाता तो कम से कम COI का पोस्ट मिल जाता, लास्ट में कहीं कुछ अटक जाता, ऐसा करके विचारधारा एक था मेरे मन में। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जीवन में उसको आप ऐसे मोटिवेशन के रूप में देखें कि अगर वहाँ पर COI बन जाता, फिर जॉब के साथ हो जाता, तो क्या मैं सीधा क्लास 2 में डायरेक्टली जंप कर पाता या क्या होता। तो उसको देखिए कि आप आपके पास एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको देखिए कि आपके पास टाइम है फुल टाइम मेहनत करने के लिए। हो सकता है कि डेस्टिनी आपके लिए वैसा ही कुछ प्लान करके रख रही है कि सीधा आप डिप्टी कलेक्टर DSP जैसे सीधा क्लास 2 के आप पोस्ट पर डायरेक्टली 1 साल फुल टाइम तैयारी करके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो लोग अभी रह गए हैं वो ज़्यादा उदास ना हो, उसको एक मोटिवेशन के तौर पर देखें। और बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा, अपनी तैयारी का जो फेज़ था उसमें रश्मिरती की एक लाइन है जो हमेशा मैं अपने दिमाग में चीज़ों को रिमेंबर करता था टाइम टू टाइम जब भी, और कई जगह ये बात मैंने कहा है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खमठों कठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली सफलता आपको जरूर जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। थैंक। बहुत सारी बातें कहीं, एक बात को मैं पूरी दिल से मानने लगा हूँ। पहले नहीं था, मानता था, पर मानने लगा हूँ। सफल इंसान बनने के लिए पहले अच्छा और सच्चा इंसान बनना ज़रूरी है। वो जिसे हम किस्मत कहते हैं वो कुछ और नहीं, हमारे कर्मों से बदलती हमारी रेखाएं हैं। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में जो सक्सेस देखी, जो फेलियर देखा, फेलियर के बाद जो रिवाइवल देखा, उस सब में मैंने ये देखा कि जैसे जैसे मैं बेहतर इंसान बनता गया वैसे वैसे मैं सफल इंसान बनता गया। सो बी गुड विद इन योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। विल कंटिन्यू विद चंचल। प्लीज कम, आ जाइए प्लीज। आ जाओ। मेरा नाम चंचल पैकरा है। डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। जब मैं यहाँ आई थी तो एक कोरी सिलेट की तरह थी, लेकिन आज मैं यहाँ से डिप्टी कलेक्टर पोस्ट लेकर जा रही हूँ
और आप भी अपने अंदर जुनून रखिए, आत्मविश्वास रखिए। आत्मविश्वास ही आपको आगे लेकर जाएगी। और जो कॉन्फिडेंस है या जो मोटिवेशन बोलते हैं वो खुद के अंदर से आती है। आपको हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, पर जो मोटिवेट है आप अगर खुद से खुद को मोटिवेट करेंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। और एक क्वेश्चन आया था कि तैयारी के दौरान अपना माइंडसेट कैसे रखें, तो बस आप ये सोचिए कि मुझे यहाँ से पोस्ट लेकर जाना है, तो आप उसमें और अच्छा मेहनत करेंगे। थैंक यू। चंचल बहुत खास है मेरे लिए, दिल के पास है, क्योंकि एकलव्या की स्टूडेंट रही हैं। एकलव्या जो हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, के बारे में कुछ अलग बात जो मुझे लगी वो बताया। तो शी इज़ द वन जो विषम परिस्थितियों में तैयारी करके यहाँ तक 2 साल में पहुँची और शुरुआती अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर का पद लेना, सूरजपुर के किसी रिमोट एरिया से आकर माँ बाप के द्वारा यहाँ तक वो फैसिलिटेट करना। इज़ द वन जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि आप मौका दीजिए। बहुत सारी प्रतिभाएं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हैं जो अपने लिए बहुत बड़ा कर सकती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। तो शी इज़ वन ऑफ देम। करेक्ट? प्लीज़। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले 1 घंटे पहले हम लोग बहुत लंबा इंटरेक्शन कर चुके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि हो सकता है बोर हो रहे हो आप लोग। मेरा नाम पंकज कुमार यादव है। मैं अभी करेंटली एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर रायपुर में पोस्टेड हूँ और इस साल CGPSC 2024 में मेरी 14th रैंक आई है और मुझे DSP का पद मिला है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग जान ही गए हो। मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब तैयारी करते हो तो जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसको कैसे मैनेज करते हो। यही चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा खा जाती है। आप एक बार इंस्टा का रील स्क्रॉल करोगे ना, बहुत लंबा समय चला जाता है। और ये आप जैसे मैं अभी एक बार बोलूँगा तो ऐसा होगा नहीं कि आप तुरंत मान जाओगे, बार बार आप ही को संयम करना पड़ेगा। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा। थैंक यू। पंकज ने अपनी कहानी शेयर की थी और मैंने कहा कि सबकी अपनी एक लंबी जर्नी है, वो आपको समय रहेगा तो अलग अलग समय पर आपके क्लास में आकर बताएंगे। ठीक, अभी आइए मयंक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मयंक से मंडावी है और इस बार मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट अलॉट हुआ है। अभी मैं स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में रायपुर सर्कल में मैं काम कर रहा हूँ और मेरी जो जर्नी है वो 3 साल की थी। ये मेरा तीसरा ही अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, दूसरे अटैम्प्ट में मुझे पोस्ट मिला वो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर का, और अभी इस बार मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। तैयारी के दौरान मतलब कई फेलियर भी देखे मैंने। मैं अभी 2 महीने पहले जो ADI का एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके इंटरव्यू तक गया था और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट नहीं, अपनी जगह नहीं बना पाया। तो मतलब मैं काफ़ी निराश भी था कि मतलब मैं इजी पेपर था और मैं क्लास 2 का पोस्ट जो है मिस कर दिया, और अभी इससे भी मतलब अच्छा पोस्ट मिला है। तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए, फेलियर से मत डरिए, और सर जो क्लास में बताते हैं वो सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। इतना ही बोलूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाउ वी आर फॉर्चुनेट, इस बार 60 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थे, 6 हमसे जुड़े हुए हैं, जिनमें से 3 शायद यहाँ पर हैं। 3 लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर हैं। DSP के पद और बड़े जो क्लास 2 के पोस्ट हैं उनसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं। लास्ट इस सीरीज में अजय को बुलाना चाहूँगा। ठीक, ये हमारा गढ़ का बच्चा है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दाल बराबर, लेकिन ये बाकायदा मुर्गी ही है ना? ठीक है, प्लीज़। मेरा नाम अजय सिंह परिहार है। मेरा 50वां रैंक है। तो मेरा 9 साल का संघर्ष रहा है और कभी कभी लगता है जैसे विकसित भारत पढ़ता था, विकसित भारत 847, तो कहीं सिलेक्शन 847 मत हो जाए, वो लगता है। हाँ, क्योंकि ये आपने एक पूरी किताब भेजी है मुझे। आपके सारे सवाल मुझ तक आ गए हैं जिस भी क्लासरूम से हैं।
सच बात यह है कि यदि मैं इनको दूंगा तो इनको लगेगा कि सारे ही सवालों का जवाब देना है, तो मैं एक फिल्टर बन जाता हूं, फिल्टर बनकर मैं सवाल पूछते जाता हूं ताकि हम टाइमली चीजों को डिलीवर कर पाएं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यह है कि फिर इनमें भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम किन पर अगले आधा घंटे में चर्चा कर पाएं। आप पानी वानी लाकर दे दीजिए भाई, आप लोग तो नहीं थके हैं, ये जवाब बच्चों के मेन है। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि मैं आप तक माइक ले जाता, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसी को सीधे गिव द माइक्स टू एवरीवन, 3 कम से कम यहां पर दे दो। लो भाई, एक इस तरफ लो। ठीक है, इस दौर में इस समय प्री का समय चल रहा है, प्री का टेस्ट और मेंस की क्लास दोनों हो चुके हैं। अब बैलेंस कैसे बनाएं, मतलब इस समय स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि क्लास भी चल रहा है, टेस्ट भी देना है, प्री का भी है, तो ये जो इस मिक्स को कैसे डील करें? अभी हाई टाइम आ गया है कि नवंबर से जैसे ही आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको प्री ओरिएंटेड हो जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका लगातार प्री नहीं निकल रहा है। इसमें कंडीशन है कि अगर प्री नहीं निकल रहा है तो प्री ही आयरन वॉल है, तो आप कोशिश करिए या तो वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उसको बाद में कवर कर लीजिएगा मेंस के, पर अभी हाई टाइम हो जाता है आफ्टर नोटिफिकेशन, जिनके प्री नहीं निकल रहे लगातार 2 या 3 बार से, वो प्री ओरिएंटेड ही तैयारी करे ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़ मेरे को जो लगता है, ये बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं होना चाहिए। मेंस के क्लासेस 3 घंटे मेरे ख्याल से होते हैं, और पूरे दिन में अगर आपको केवल पढ़ने का काम है तो आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे घर में भी पढ़ सकते हो। 6 3 9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मेंस के क्लासेस को आप लोग, क्योंकि मेंस और प्री के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, बहुत 50 to 60% सिलेबस सेम है, तो आप उस चीज़ों को भी बैलेंस कर सकते हो, संडे को यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो भी एक है। लेकिन प्री ओरिएंटेड ज़्यादा ध्यान दो, मेंस की चीज़ों को नोट कर करके रखो। मेंस के लिए समय होता है 3 महीने में, या तो आप सिलेबस कवर करिए या फिर आप एग्जाम ही लिख लीजिए या तो पढ़ ही लीजिए, दोनों एक साथ नहीं होता, थोड़ा पहले से पढ़ना पड़ता है। जैसे मैम ने भी कहा, पोस्ट मिलने के लिए मेंस कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि मेंस से मेंस के लिए नोट्स लगते हैं, क्योंकि रिवीजन उसमें फ्रीक्वेंट चाहिए हमको। फिर जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था, तो जो 3 महीने रहते हैं उसमें हमें नया प्रिपेयर करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। जो ऑलरेडी नोट्स हैं उनको ही हमें पढ़ना पड़ता है, और फिर टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइटिंग स्किल्स पे। लगता है कि शुरुआत के 1 महीने में कई बार मन आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये जो शुरुआत की लड़खड़ाहट है उसको रोककर 2-3 महीनों के बाद ट्रैक पर कैसे आया जाए? आप लोग सब गुजरे होंगे, तो कोई बता पाए तो प्लीज। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मेरे लिए है। जैसे मैं ही बोला था ये बात कि मेरे को प्री के टाइम पे मेंस के सिलेबस बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पता थे, तो ऐसा हुआ कि 2019 में सच में नहीं पता था मेरे को, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं जब 21 का निकला तो मेंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे कवर नहीं थे, तो मैं ऐसा रैंडम बुक्स स्टार्ट किया। अगर आप बुक के ही सिलेबस को कवर करते जाओगे तो चीज़ें स्टार्टिंग का पहला महीना समझने में ही लगता है, थोड़ा क्वेश्चन समझना, पेपर देखना, लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो 3 चीज़ें हैं बहुत की पॉइंट्स। पहले तो सिलेबस पता हो, हम लोग को उस टाइम नहीं पता था। अभी कोविड के बाद जो डिजिटल क्रांति आई है बहुत बड़ी चीज़ है, उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए। तो पहला चीज़ सिलेबस मैं बोला, दूसरा चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, और तीसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे हम एनालिसिस कर पाते हैं चीज़ों को। तो ये 3 चीज़ को की पॉइंट्स के तौर पे लेके चलिए। ठीक, थैंक यू पंकज। अगला सवाल है कि किसी ने कोचिंग अभी कुछ महीने पहले ज्वाइन किया है, वो 6 घंटे क्लास करता है, आप में से भी शायद किसी ने 3 घंटे की होगी, किसी ने प्री प्लस मेंस। 6 घंटे क्लास करने के बाद उसको का शेड्यूल कैसा हो, और दूसरा उसका बैकग्राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करते समय अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि कभी कट ऑफ से ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, तो कोई राइट अप्रोच जो क्वेश्चन सॉल्विंग की, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग की। मेरा जैसे मैं बताई थी कि मेरा प्रीलिम्स बहुत रुका है, तो सबसे पहले जो 2 प्रीलिम्स थे उसमें मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किए थे, तो अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करी, और वो उसका प्रैक्टिस जो है वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू होगा। तो आप जब टेस्ट सीरीज में आते हैं तो आप कोशिश करिए कि 90 तक 95 तक क्वेश्चन लगाए, फिर एनालाइज करिए कि कहाँ पे मेरा कौन सा मतलब जिस ज्ञान पे है उसको फिर एनालाइज करके आप करेक्ट कर सकते हैं, बट अटेम्प्ट बढ़ाना मेरे हिसाब से हो सकता है। आप में से कोई एआई यूज कर रहा है?
मैं सर प्री वाला क्वेश्चन पे आता हूँ एक बार, हाँ, 2 प्लीज मिनट। प्लीज। मेरा पहला दूसरा दोनों प्री रुका था, उसके तीसरा चौथा पांचवा तीनों निकला है। तो अपने अनुभव पे मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, पहले और दूसरे में रुकने का पहला रुकने का कारण ये था कि नॉलेज नहीं था, सिलेबस कंप्लीट नहीं था। दूसरा रुकने का कारण ये था कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदला, अप्रोच पूरा जीरो था, वहाँ पर चेंज होगा क्या करना है। कई बार क्या होता है, हम लोग जैसा PYQ चल रहा है उसी ट्रेंड से पढ़ते आते हैं, क्लास में बैठते हैं, सॉरी एग्जाम हॉल में बैठते हैं और लगता है कि वैसे ही होगा बन जाए। थोड़ा चेंज होता है ना, तो उस समय एग्जाम प्रेशर में उसको हैंडल करना सबसे मेन चैलेंज होता है। तो अप्रोच जो बोल रहे हो ना, मेरा ये है 60% अगर आपका नॉलेज काम दे रहा है तो 40% आपका अप्रोच काम देता है प्रीलिम्स में। मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जिनका नॉलेज 90% होगा बट वो अप्रोच लैग कर गए ना तो उनका नहीं निकला प्री। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका नॉलेज कम है लेकिन प्री निकालते हैं। बहुत ज़्यादा खेल है अप्रोच का। आप 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐड कर देता हूँ। पहला, अटेम्प्ट बढ़ाइए। अब 4 ऑप्शन रहते हैं, 5 वाला जब ऑप्शन था ना, इनमें से कोई नहीं तो आदमी रुकता था अटेम्प्ट ज़्यादा करने से। अब 4 ऑप्शन है, आंसर आपको दिया गया है, बस छांटना है कि कौन सा है। पहला चीज़, ट्राई कीजिए अटेम्प्ट बढ़े, प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज से। और दूसरा चीज़, अगर कुछ पता नहीं है तो भी ट्राई कीजिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। और सॉल्व करने का बहुत सारे ट्रिक्स हैं। देखो 1-2 बता रहा हूँ। जैसे पहला चीज़ ये है, चारों ऑप्शन में से जो एकदम अलग दिख रहा है उसको हटा दो, वो नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ ये, अगर कोई ऑप्शन वेल एक्सप्लेन्ड है, उसमें अच्छी वो फीलिंग आ जाती है वैसे प्रैक्टिस करने से, कुछ अच्छे साइंटिफिक वर्ड हैं उसमें, या लग रहा है कि ये हो सकता है, एक इनर सेंस आता है प्रैक्टिस करने के बाद, वो मैं लगा देता था। और बाकी जो 2 बचता था जो सिमिलर रहते थे, इसी में से एक है तो 2 वाले को तो छोड़ना है नहीं। अगर 20 क्वेश्चन भी ऐसे लगा रहे हो और 6 भी सही हो गया तो निगेटिव तो नहीं होने वाला, 7वां सही हुआ मतलब 2 नंबर एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके मेरा लगातार जो 3 निकला है, कट ऑफ से 20 नंबर 25 नंबर ऊपर निकला है। और जो पहला दूसरा रुका था वो कट ऑफ से 4 नंबर 5 नंबर कम में रुक रहा था अटेम्प्ट कम के कारण। तो मेरा यही कहना है, अटेम्प्ट बढ़ाइए और अप्रोच सही रखिए। थैंक यू। AI यूज कोई करता है आप में से तैयारी में? मयंक, मैं तो क्या और कैसे करें, थोड़ा शॉर्ट में बता दो। चैट जीपीटी का मैं यूज़ करता था। आप बताएंगे? ऐसे के जो भी टॉपिक्स होते थे उनके अलग अलग डायमेंशन के लिए। और इसके अलावा मैंने पेपर 6 के फिलॉसफी वाला पार्ट में भी किया है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता था, वो क्या लिखा है क्या बोल रहे हैं वो उन्हीं लोग जानते हैं तो उसको मैं मतलब इजी लैंग्वेज में समझ देता था और फिर उसको आंसर में मैं अपने यूज़ करता था। और इसके अलावा जो पेपर 7 का जो पार्ट 1 है जिसमें बहुत लीगल टर्म्स होते हैं जो समझ में नहीं आता, स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको आप इजी करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। उस पर आप डालेंगे तो आप बोलेंगे उसको समझाने के लिए कि इसको थोड़ा इजी वे में समझाइए तो समझा देगा। 2030 का अटेम्प्ट है तो बेटा तुम तो साथ में ही हो, अभी बहुत सारे लोग आएंगे सिलेक्ट होने के लिए। तब तक सिलेबस बदल गया तो अभी से स्ट्रेटेजी का मतलब नहीं है। 2030 अभी कैसे बताएंगे, है ना? ठीक है। रूटीन और स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई सुबह उठता है, कोई शाम को उठता है, तो मुझे नहीं लगता आप कोई एक। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। एआई के यूज़ को लेकर जो बात है, जैसे मैंने पेपर 7 में ये यूज़ किया था कि गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती है आप उसको गो थ्रू नहीं हो सकते, पूरे गो थ्रू नहीं हो सकते, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज मिलेंगे जो आप उसको यूज़ करोगे अपने आंसर राइटिंग में। तो आप वो एआई को दे दीजिए वो पीडीएफ, बोलिए इसमें से जो मेरे को चाहिए। जैसे एनुअल रिपोर्ट आती है वुमेन मिनिस्ट्री की हो गई या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री की हो गई, तो हमने वो रिपोर्ट उनमें दे दिया और उनको बोला कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को निकाल के दे दीजिए। तो आपका सारा टाइम बच गया। आपने अपने आंसर में अच्छे डेटा जो गवर्नमेंट सोर्सेज से थे वो ऐड कर लिए। दूसरा कि होता है कि हम क्लासेस यहाँ बाइलिंगुअल चलती है, हमारी समझ में सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती है। अब जो कॉपी चेकिंग का पैटर्न बन गया है वहाँ देख रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग है। तो हर एक पेपर की, हर एक सब्जेक्ट की एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसकी एक वोकेबलरी होती है। उन वोकैब्स को अगर आप आंसर्स में यूज नहीं करेंगे, बहुत लेमैन टर्म्स यूज करेंगे, तो वो आंसर्स में आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप एआई से ये यूज कर सकते हैं कि वो, क्योंकि आपको फिल्टर मटेरियल देगा, ऑथेंटिक वोकैब के साथ देगा जो उसकी सब्जेक्ट की टेक्निकल वोकैब है। तो आप ऐड करते जाइए अपने नोट्स में एआई के थ्रू जो सही वोकैब है उसके, ताकि आप अपने आंसर्स को बेहतर बना सके। ये एआई का यूज कर सकते हैं आप लोग। करेक्ट। एक करंट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? करंट अफेयर्स कितना यूज कर सकते हैं हम सिलेबस में और उसको क्या अप्रोच से यूज करें? करंट के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि आप लोग उसको एज अ सब्जेक्ट लास्ट में मत पढ़िए कि हम लास्ट में 3-4 पब्लिकेशन की एनुअल ले आएंगे मैगजीन और फिर उसको 1.5 महीना तक रटते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। हैबिट रखिए डेली न्यूज़ पढ़ने की, कोई भी सोर्स हो सकते हैं।
मैंने अपना सोर्स एकदम ऑथेंटिक रखा, न्यूज़ ऑन AIR, प्रसार भारती का जो होता है। मैंने न्यूज़पेपर को नहीं माना कभी भी। मुझे ऐसा लगता है मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपना फैक्ट, बट जो प्रसार भारती के जो आते हैं ऐप्स में आते हैं, उसमें CG का भी रहता है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी। सो एक ऐप है जिसमें आपके तीनों चीज़ कवर हो जाएंगे। वहाँ डेली PDF अपलोड होते हैं CG के न्यूज़ के, और नेशनल और इंटरनेशनल तो है ही। तो करंट अफेयर्स को आप डेली हैबिट डालिए, सुबह उठिए, एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए, 4-5 करंट अफेयर दिन के निकल आए लिख लीजिए, नेक्स्ट डे फिर कॉपी खोल रहे हैं फिर रिवाइज कर लीजिए। सो करंट अफेयर आपका हर रोज कंप्लीट होते रहना चाहिए। ठीक। कॉलेज में यदि कोई पढ़ रहा है, इसमें देवेश सर आपका नाम अलग से लिखा उन्होंने, देवेश सर से पूछकर बताइए कि मैं GGU में पढ़ती हूँ कॉलेज में, और कॉलेज में टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और लेकिन कॉलेज में रोज़ आने कहते हैं, और कॉलेज के चक्कर में कोचिंग छूट जाती है, तो अब मैं क्या करूँ? कॉलेज बंक कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपको पढ़ाई करनी है और उनसे थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा रख के कुछ मान मनोवल हो जाए तो ठीक है। ठीक। हालांकि देवेश सर का क्वेश्चन था, लेकिन मैं सॉरी जंप कर रहा हूँ, फिर भी ये बोल सकते हैं, जैसे सर थोड़ा देर ही पहले एक चीज बोले थे कि आप क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हो, कॉलेज भी कंप्लीट करना जरूरी, आपको बैचलर डिग्री चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, तो आप उस टाइप से भी रख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कोई टीचर किसी बच्चे का कुछ खराब नहीं चाहेगा, तो इसलिए आप वो ऑप्शन एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हो। बुक्स के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मेरे विचार से बुक की लिस्ट यहाँ पर बताएंगे तो लंबा समय हो जाएगा। आप में से कई लोगों के अपने ग्रुप हैं, चैनल हैं, और इन्होंने अपने अपने साइट पर वो बुक लिस्ट अपलोड की होगी, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। हमारी बुक हो, किसी की बुक हो, जो अच्छी लगे उसको पढ़िए यार, सिलेक्ट होने में सबकी भूमिका होती है, तो उसी ढंग से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि किसी कारणवश आप बताइए पढ़ाई देर से शुरू हुई है, यानी 4 साल पहले शुरू होना था, अब शुरू किया है, तो आप वो 4 साल के गैप को कैसे भर सकते हैं? 4 साल गैप हुआ हो वो अलग चीज़ है, लेकिन CGPSC की डिमांड यही है कि जिस मोमेंट पे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम से जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आपको इस प्रोसेस में कंटिन्यू रहना है। क्योंकि गैप चाहे एडुकेशन की वजह से आए या प्रोफेशन की वजह से आए, मैं भी ऑलरेडी 1 साल जॉब में थी, पर उस जॉब में रहते हुए भी मैंने कभी CGPSC की तैयारी को छोड़ा नहीं था। तो आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई के टच से छूट नहीं सकते। हालांकि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जिस समय मैं जॉब कर रही थी मेरा आंसर राइटिंग हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता था, पर पढ़ाई के टच में रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। और गैप जब भी आए, पर जिस मोमेंट में आप रीस्टार्ट करें उसके बाद आप इस तैयारी को छोड़ना किसी भी मोमेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक। प्री और मेंस को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं? मेंस पहले पढ़ना है, बिल्कुल जून जुलाई से बिल्कुल मेंस में भिड़ जाना है और हर सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर कर लेना है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पेपर 7 का पार्ट 1 हो गया, तो इस सारी चीज़ों को आप प्री के पहले छोड़ भी सकते हैं। पर जो भी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं उन पे आंसर राइटिंग करते रहिए, और जो भी मेंस और प्री के दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो पैरेलली में आप काम करते रहिए। फिर जैसे ही वो नवंबर का पीक टाइम आए नोटिफिकेशन के बाद से, तो एकदम प्री ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं और बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज पे वर्क करना है। मतलब एक ऐसा अवेयरनेस टाइप होके पढ़ाई करना है। उस टाइम पे आप केवल अपने आंसर राइटिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। किसी 2 बार किसी ने मेंस दिया है, पेपर 5, 6, 7 में उनके मार्क्स 50 to 70 ही स्टक हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड ही है, लेकिन इन पेपर्स में कुछ विशेष अप्रोच आप लोग? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर नहीं किया है, और वो नोट बिल्कुल क्वालिटी नोट्स होने चाहिए, कुछ भी नोट्स बनाना इज नॉट नोट्स, तो अपने नोट्स पे बहुत ध्यान दें। लेकिन नोट्स तभी बनाए जब आपने किसी सब्जेक्ट पे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मतलब पहले सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, उसके बाद नोट्स, तो फिर मेरे ख्याल से वो काम करता है। और वही PYQ एनालिसिस और टेस्ट सीरीज, ये 2 चीज़ को करके आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स, तो जो क्वालिटी कंटेंट आएगा वो अच्छे से पढ़ने से आएगा, और जब आंसर राइटिंग अच्छा होगा तो सब्जेक्ट नहीं रुकेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सबने अपने अपने तरीक़ों से पूछा है, 6 से 8 सवाल हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत में आपने काफ़ी चर्चा की स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते थे। आप में से कोई और जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया है वो बताना चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर? हाँ, मतलब सब लोग अपनी अपनी बात कह पाएँ तो अच्छा। आप लोग भी कोई सवाल लीजिए, है ना।
स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तैयारी इतना सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो इम्पोर्टेंट है कि बीच बीच में हमारा माइंड उतना ही इफ़िशियंटली काम करता रहे। जो चीज़ें मैं अपने अप्रोच में मैं यूज़ करता था वो एक कि बहुत लंबा लंबा सिटिंग नहीं लिया है मैंने। 1-1.5 घंटा पढ़ा, फिर छोटा सा ब्रेक ले लिया 10-15 मिनट का, फिर 1-1.5 घंटा पढ़े, फिर छोटा सा ब्रेक ले लिए। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, इससे हेक्टिक नहीं होता है, दिमाग उतना थकता नहीं है, आप बीच बीच में रिफ्रेश होते रहते हैं। दूसरा, आप हमेशा एक ही टाइप से मतलब पढ़ते ही मत रहिए, डिफरेंट टाइप का एक्टिविटीज़ पहले पढ़ भी रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर ग्रुप में बैठ कर डिस्कस कर लीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन या टाइप कर लीजिए। तो पढ़ाई के अलग अलग मोड्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और वो फिर उसके हिसाब से रोटेट करते रहिए। एक और चीज़ है जो आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है, वो है सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज करके रखें और उन लोगों के ही आसपास रहें जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को सर्कल करें उन लोगों से जो आपके सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप इंजॉय कीजिए। आपको समय मिलता है आप घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ खाना बनाइए। इंजॉय करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में आप तैयारी कर रहे हैं, उस ग्रुप में इंजॉय कीजिए, हमेशा पढ़ते ही मत रहिए। उसमें कुछ भी आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो भी आपको लगता है कि किया जा सकता है वो चीज़ें करिए, वो आपको दोबारा एनर्जाइज करती हैं फिर से प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली बना करके रखने के लिए। क्योंकि जर्नी बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, तो बार बार इसमें आपको फिर से अपने आप को मोटिवेट या एनर्जाइज करते रहना है। तो वो चीज़ें आती हैं, आप अपने आसपास अपने ग्रुप में अच्छे लोगों को रखें, साथ में पढ़ाई के अलावा भी और दूसरे टाइप की एक्टिविटी जैसे खेलना है, अपने दोस्तों से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो गए या जो भी आपके अंदर चल रहा है उस चीज़ों को बात करना है, एक दूसरे के हेल्प करना है, उनकी बातों को समझना है, अपना बताना है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपकी ये जो जर्नी है इसमें आपके दोस्त ही हैं जो आपको लंबा और मतलब बहुत आगे तक लेकर के जो जाएंगे, तो उनके साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। हेलो, किसी ने पूछा है आपके नाम से, लड़कियों को आप सारे लड़कियों को कम समय दिया जाता है पढ़ने के लिए और मैरिज एंड अदर थिंग्स। तो यदि ऐसी सब चीज़ें हों तो मुझे नहीं पता आप लोगों को डील करना पड़ा है या नहीं, सबके घर की सिचुएशन अलग है। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे डील करते, या आपके साथ हुआ है तो आपने कैसे डील किया दैट मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ? जैसे कि मैं अपने घर में सेकंड गर्ल हूँ। जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनका शादी हो गया है, इसके बाद मैं सेकंड नंबर पर हूँ। मेरे से छोटे 2 हैं। तो मेरे पापा एक किसान हैं, सब्जी बेचकर पढ़ाते थे। तो मेरे को लगता था कि सारा पैसा मेरे में वेस्ट कर दे रहे हैं, तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो घर की जो स्थिति होती है वो हमको मोटिवेट करती है कि हम लोग पढ़ें, जल्दी से नौकरी ले लें। और तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए जो आपको तैयारी में बहुत आगे ले जाएगी। तो यही था जो मेरी स्थिति थी, घर की जो स्थिति थी, या फिर अब मैं दीदी की शादी हो गई है तो घर की बड़ी लड़की हो गई हूँ, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। हालांकि मेरे घर वाले कभी ये नहीं बोले कि बोझ है या फिर हम पैसे नहीं देंगे। मेरे घर वाले हमेशा मेरे को सपोर्ट किए, जो मैं बोली जब मैं पैसे मांगी वो हमेशा मुझे दिए। तो आप अपनी जो कंडीशन है तो आप उसको अपनी स्ट्रॉन्ग जो उसको अपनी मजबूती बनाइए और आप तैयारी में लगातार आगे बढ़िए। ठीक। एक बार बार ये सवाल आया है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि यदि मन नहीं लगता तो अपनी परिस्थितियाँ याद कर लो कि अभी मन नहीं लग रहा है, फिर जीने का मन नहीं लगेगा, है ना। बाकी मन लगाने का तरीका हो आपके पास तो बताओ, किसी के पास? मेरा ये कहना है कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, क्वेश्चन है ना। तो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, बस ये चीज सोच लेना कि फ्यूचर में जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि खाना पकाना है, खाना पकाना है। हम लोग GST डिपार्टमेंट में देखते हैं, एक वहां मैं रहा हूं इसलिए मैं देख रहा हूं, मोस्टली जो CTOs हैं, जैसे अभी स्टैक का पद हो गया है, अगर 12 सर्कल हैं तो 12 में से 7 से 8 लड़कियां हैं CTO। ये बहुत बड़ा चीज है। डिवीजन 2 की जो JC मैम है वो गर्ल, ये चीज मतलब
कर रही हैं और करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें मान के चलिए कि मेरे को मन लगाना ही है। इधर उधर दूसरे साइड आप मन नहीं लगाओगे तो यहाँ मन लग जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ लगता है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। एक लाइन है, किसी काम को करने का मन उस काम को करने से आता है। ठीक है, किसी काम को करने का मन उस काम को करने से आता है। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो पढ़िए, पढ़ने का मन करे। आप कुछ मत कीजिए, कोरा पेज निकालिए, आप जो भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या देख देख के लिखो। बस 5 मिनट अगर बैठ गए ना, स्टार्टिंग के 5 मिनट बस है, 5 मिनट अगर बैठ गए, लिख लिए 1 पेज, तो फिर वो धीरे धीरे पढ़ने का मन करेगा। बस बैठना है पहले। ठीक। मैं जब बिलासपुर आया था और पहला सेमिनार लिया था, उसके पहले दिन एक लाइन कही थी, पढ़ने का एक ही तरीका है, पढ़ो। सर मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते हम ऐसे हो जाता है कि पढ़ाई भी एडिक्टिव होती है। हाँ। अब जैसे कोई बोलता है अब नहीं पढ़ना है, तो वो थोड़ा सोच के लगता है कि कैसे रहेंगे हम बिना पढ़े। अब बेटा सब ऐसे नहीं, यहाँ तो दिक्कत यह है कि पढ़ाई अधिकांश के लिए बोझ ही होती है। पढ़ाई को एंजॉय करने वाले व्यक्तियों के यहाँ तक आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बट द क्वेश्चंस, दोज पीपल हु आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, दे आर दोज दे वांट कि नॉर्मल लाइफ जीते रहें, वो उनका मोबाइल चलता रहे, रील बनती रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप होते रहें, साथ में डिप्टी कलेक्टर बन जाएं। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो इसी ढंग से भी मोटिवेट करता हूँ, नेगेटिव मोटिवेशन इज ऑल्सो मोटिवेशन, बट यू कांट हेल्प इट। नो, ऐसे नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है कि जिसको काम करने की आदत होती है, एडिक्शन। मेरी क्लास नहीं होती उस दिन, पूछो उससे, मेरे को लगता है मैं इसको खोजता हूँ विद्या को, और मैं बोलता हूँ, बोले क्या हो गया, तो मैं कहा बेरोजगार जैसा लग रहा है। तो वो एडिक्शन है काम करना, लेकिन ये एडिक्शन सब में हो ये जरूरी नहीं है। अब उसको कैसे लाओगे आप, वो आपके ऊपर है। डीएसपी के मापदंड पर बहुत पूछा है भाई, हाइट, चेस्ट कितनी फूलनी चाहिए, अभी नहीं फूल रही उसकी। जैसे इसमें क्लास भी लिए थे बीच में, उत्तम सर का एक चैनल है और यहाँ भी क्लासेस ली गई होंगी। डीएसपी जो हाइट है 168 हाइट मांगते हैं, और जो चेस्ट रहता है 85 रहता है, फुला के 5 होता है। तो जैसे बोला ये जाता था कि जो सुमित चंद्रा सर भी करेंटली डीएसपी, वो भी इस बात को बोले थे कि 168 हाइट चाहिए, लेकिन किसी का अगर 167 भी है तो भी कंसिडर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया जाता। अभी हम लोग खैर चूंकि सेलेक्ट हुए हैं, अभी हमारी माप जोक नहीं हुई तो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 168 है और सीना है। ये स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एक बार कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा चेक लीजिए। तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, लो विजन नहीं होना चाहिए। बाकी हाइट अगर 167 पॉइंट समथिंग भी है तो भी लगभग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मैं कुछ बताना चाहोगे आप? क्वेश्चन बताऊं मैं? ठीक। सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछा है कि जो बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें बुक्स कितनी हो सकती हैं, या कुछ सीमित किताबों पर रहना चाहिए या ज़्यादा किताबों की तरफ जाना चाहिए? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि किताब एक ही पढ़िए और बार बार पढ़िए, बस। बिल्कुल सही बात। एमसीक्यू कितने लगाने चाहिए? पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद जैसे घटना चक्र हो गए या फिर किसी कोचिंग संस्थान की जो बुक है एमसीक्यू सीरीज, उसको लगाइए। उसके पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही एमसीक्यू लगाइए। क्या कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए? आप जैसे कोई कोचिंग संस्थान से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और यही है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी सवाल तो कभी ख़त्म होंगे नहीं, और यदि मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, यानी पूछ नहीं पाया इनसे, तो क्षमा चाहूँगा। आप है ना, मैं तो हूँ ही, तो बाकी जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, और लगभग उतना ही ईमानदारी से दूंगा जितना ये लोग दे रहे हैं। तो हम अंत में आप सबको सम्मानित करना चाहेंगे, फेलिसिटेट करना चाहेंगे। और उसके बाद ये इन्होंने कहा है कि यशवंत जी जो आए हैं बिलाई टाइम से, वो आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। वो यहाँ पर चर्चा करें या नीचे पे चर्चा करेंगे कॉरिडोर में। तो आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ के चैनल पर दिखना चाहते हैं तो थोड़े संयम के साथ वहाँ पर रहिए, ठीक है। प्लीज़ लाइए, इसको रखिए, आप देते जाइए। आओ भी, प्लीज बैठ।
थैंक यू प्लीज आते आओ Have a seat. आओ। आओ। आ जाओ। ठीक आओ। आओ सुमित आ जाओ। लो चलो मेरे ख्याल से इतना काफी। विद्या को मैं एक नहीं बुलाया हूँ, आ जाओ 1 मिनट।